नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज सोम स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेवाड़ के एक यशस्वी राजघराने गहलोत, जिसे बाद में सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना गया, के बारे में आपको पढ़ाया था। और इस वंश के जो सबसे प्रतापी और वीर शासक हुए हैं बप्पा रावल, इनका मैंने आपको इतिहास सुनाया था। आज मैं आपको वहीं से आगे बप्पा रावल के जो वंशज हुए हैं उनके विषय में आज आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हुआ यह था कि लगभग 100 वर्ष तक बप्पा रावल ने अपना जीवन जिया और बाद में एक साधक के रूप में मेवाड़ के पास कैलाशपुरी के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो अगले पुत्र हुए उनका नाम इतिहास से गायब है। लेकिन इनके बाद गहलोत वंश में जो सबसे प्रतापी शासक हुए हैं ये थे राणा खुमान द्वितीय। लेकिन इस समय के शासकों को राणा नाम न देकर रावल नाम दिया गया है। कारण यह है कि बाद में आगे जब हमीर एक शासक हुए हैं तो उन्होंने अपने नाम के आगे राणा लगाना शुरू किया था। तो राणा का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये राणा का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है। लेकिन आज हम खुमान के विषय में पढ़ेंगे, जिन्हें इतिहास में रावल खुमान के नाम से जाना जाता है। रावल खुमान नामक 3 शासक हुए हैं 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच। लेकिन मैं आपको आज खुमान द्वितीय के विषय में बताऊंगा। और भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि अधिकांश बच्चे रावल खुमान नामक किसी शासक के विषय में आज जानते भी नहीं है। बप्पा रावल का नाम भी अभी जब से मीडिया आई है तो बप्पा रावल का नाम भी अभी हाईलाइट हुआ तो बच्चों ने नाम भी सुना होगा। लेकिन हम केवल महाराणा प्रताप के विषय में जानते हैं, जबकि महाराणा प्रताप के वंश में उन जैसे बहुत बड़े वीर योद्धा हुए हैं जिनको इतिहास के द्वारा एक तरीके से पोंछ दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। ये वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा करा धरा था। हालांकि मैं आपको बता दूं, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ऐसे शासकों के विषय में आपको बताऊं जिनका नाम आपने बहुत कम सुना होगा। तो आज हम इसी क्रम में रावल खुमान के विषय में पढ़ेंगे। हुआ ये कि खुमान का जो शासन काल है, मैं खुमान द्वितीय की बात कर रहा हूं, तो खुमान द्वितीय का जो शासन काल है ये 812 से लगभग 836 का इनका टाइम पीरियड है। हालांकि इनके टाइम पीरियड में भी बड़ा विवाद है। कारण यह है कि हमें यहाँ पे शुरुआती महाराणाओं के विषय में सटीक जानकारी नहीं मिलती। इसके लिए मैंने जो आपको ये डाटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो डाटा है, मैंने ये डाटा कर्नल टोड की जो पुस्तक है एंटिक्विटी ऑफ हिस्ट्री, मतलब कर्नल टोड की किताब है और किताब का नाम है एनल्स एंड एटिक्विटी ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एटिक्विटी ऑफ राजस्थान। तो इस किताब के माध्यम से मैंने डाटा यहाँ से निकाला है। और हाल ही में एक किताब प्रकाशित हुई थी ओमेंद्र रत्नु की महाराणा, उस किताब को पढ़ के भी मैं आपको ये जो इतिहास है आज वो आपको सुनाऊंगा। तो हुआ ये कि बप्पा रावल के बाद अरबों का भारत में आंतरिक भाग में तो प्रसार हुआ नहीं था, लेकिन अरब आक्रमण भारत पे लगातार इसके बाद भी होते रहे। लेकिन भारतीय शासकों के द्वारा हर बार इनको हराया गया। यहाँ पे एक मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं अल मसूदी। अल मसूदी लिखते हैं कि भारतीय शासकों के डर के मारे मुसलमानों के द्वारा सिंध क्षेत्र में अल महफूज नगर की स्थापना की गई थी। अब सवाल ये उठता है कि जब भारतीय शासक इतने वीर थे तो उन्होंने अरबों को भारत से खदेड़ा क्यों नहीं। इसका कारण जो है ये बताया जाता है कि मुल्तान में मुल्तान के आसपास एक सूर्य मंदिर था और जब भी भारतीय शासक सिंध पे आक्रमण करते थे तो यहाँ के अरब इस मंदिर में जाके छिप जाते थे और वे कहते थे कि या तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम इस मंदिर को नष्ट कर देंगे। तो भारतीय शासकों के द्वारा इस मंदिर की रक्षा के लिए अरबों को भारत से नहीं खदेड़ा गया और इसके बाद कंटिन्यू अरबों ने भारत के आंतरिक भागों में आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वे पराजित हुए। जबकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि इनके हराने का जो विषय है वो भारतीय इतिहास से लगभग खत्म कर दिया गया था। खैर, मैं आपको अब बताता हूं कि इसके बाद हुआ क्या। रावल खुमान के समय खलीफा मामूल अल रशीद के द्वारा एक अरब आक्रमणकारी को भारत भेजा गया था। इसका नाम था हासिम। हासिम गुजरात और राजस्थान के आंतरिक भागों में आक्रमण करता है और शुरुआत में वो सफल भी हो जाता है। लेकिन बाद में रावल खुमान के द्वारा हासिम को बुरी तरीके से परास्त किया जाता है और हासिम की रावल खुमान के द्वारा हत्या कर दी जाती है। यहां से अरबों के मन में रावल खुमान के प्रति एक खौफ पैदा होता है और ये खौफ इतना जबरदस्त था कि रावल खुमान ने अरबों का
अफगानिस्तान तक सफाया किया था। हालांकि इसके बाद भी क्या होता है, इसके बाद भी खुमान के समय एक और अरब आक्रमण हुआ और ये आक्रमण जो है ये आक्रमण किया था अल मामू ने। अब ये अल मामू कौन था? ये अल मामू इतिहास में महमूद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए मैं जो आप अल मामू की बात कर रहा हूं, ये अल मामू गजनवी, महमूद गजनवी नहीं है, ये अल मामू इससे पहला है। हालांकि इसे भी महमूद के नाम से जाना जाता है। अल मामू के लिए राणा खुमान के द्वारा भारतीय शासकों को एकत्रित किया गया और एक बहुत बड़ी जो है सेना यहाँ पे बनाई गई और इस सेना के द्वारा महमूद का खात्मा किया गया। लेकिन सबसे बड़ा भारत का दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। हमें केवल ये पढ़ाया जाता है कि हम गुलाम थे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत का यह है कि आज भी भारत में 80% आबादी हिंदुओं की है और उसके लिए भारत में रावल परिवार या फिर मैं कहूं कि राणा परिवार या भारतीय शासकों का योगदान बड़ा अहम है। लेकिन उनके इतिहास को कंपटीशन की किताब से जिस तरीके से हटाया गया है, ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि अरब आक्रमणकारियों के द्वारा संसार में मुस्लिम धर्म को बहुत तेजी से फैलाया गया था। ईरान, इराक, सीरिया जैसे बहुत बड़े बड़े जो देश हैं वे लगभग नष्ट कर दिए गए, उनकी सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। वहां पे इस्लामीकरण इतना जबरदस्त हुआ कि वहां पे आज दूसरा जो धर्म था उनका नाम आज आपको इतिहास में सुनने को भी नहीं मिलता, जबकि भारत में आज भी हिंदू धर्म टिका हुआ है। और इसका कारण केवल ये है, इसका कारण उस समय के भारतीय शासक ही थे। लेकिन फिर भी हमें केवल यह बताया जाता है कि सामंतवाद ने देश का नाश किया और इन सामंतों के द्वारा आपस में लड़ाई के कारण भारत हारा, जबकि ऐसा नहीं था। लगभग 400 से 500 वर्षों तक भारतीय शासकों के द्वारा मुस्लिम अरब आक्रांताओं को भारत में प्रवेश नहीं कराया जाता या करने नहीं दिया जाता और उसके बाद भी भारतीय शासकों को हीन दीन दिखाया जाता है। ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जबकि अगर मैं बात करूं इसके अलावा स्पेन या फिर जो इंग्लैंड है, इनके शासकों के द्वारा भी अपने क्षेत्र में मुस्लिम आक्रांताओं को हराया जाता है, लेकिन उनके यहाँ पे जो इतिहास है वो सही पढ़ाया जाता है, उन शासकों का वहां पे गुणगान किया जाता है और भारत जैसे देश में भारतीय शासकों की बेइज्जती और उन्हें गाली सुनने को आज मिलती है। ये भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो राणा खुमान ने जो इतना बड़ा कार्य किया था उसके लिए देश उनका बहुत बड़ा ऋणी रहेगा। साथ ही साथ भारतीय शासकों पे आरोप भी लगता रहा कि ये आपस में लड़ते रहे, जिसके कारण वे मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में सफल रहे। ऐसा नहीं था। राणा खुमान के द्वारा लगभग पूरे भारत के शासकों को एकत्रित करके अरब आक्रमणकारियों को भारत से खदेड़ा गया था, लेकिन हमको ये इतिहास नहीं पढ़ाया गया। देखिए राणा खुमान के विषय में जो जानकारी मिलती है, ये जानकारी मिलती है दलपत विजय की। एक किताब है जिसका नाम है खुमान रासो। तो हमें जो जानकारी मिली है ये खुमान रासो के माध्यम से मिली है। दलपत विजय एक जैन विद्वान हुए हैं, इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। अब खुमान काफी लंबे समय तक शासन करते हैं, लेकिन यहाँ पे खुमान ने क्या किया, जो खुमान ने शासन किया और शासन करने के बाद उन्होंने एक ब्राह्मण थे जिनके मतलब एक उनके पुरोहित थे, तो अपने पुरोहित के कहने पे उन्होंने शासन अपने छोटे भाई जोगराज को सौंप दिया और जोगराज को सौंपने के बाद वे आपका संन्यास लेके चले गए। लेकिन जोगराज ने क्या किया, जोगराज ने पूरे मेवाड़ पे अत्याचारी शासन किया। जब ये राणा खुमान को पता चला तो उन्होंने वापस आके अपने भाई को गद्दी पे से हटाया और उसे इसके लिए दंडित किया और इसके बाद पुनः शासन किया। लेकिन होता यह है कि बड़ा दुर्भाग्य राणा परिवार का यह था कि राणा खुमान की हत्या उनके बेटे मंगल के द्वारा की जाती है और मंगल को भी बाद में जो मेवाड़ के जो लोग हैं वे मंगल को भी गद्दी पे से बैठने नहीं देते, गद्दी पे से हटा देते हैं और इसके बाद वे भर्तृहरि भट्ट को गद्दी पे बैठाते हैं और इन्हीं भर्तृहरि भट्ट के 13 पुत्र हुए हैं जिन्होंने मालवा पे शासन किया। मालवा और गुजरात पे इन्होंने लंबे समय तक शासन किया और इसके बाद इनके जो पूर्वज हैं ये आज भटवाड़ा गहलोत के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये थे हमारे एक यशस्वी महाराणा
महाराणा खुमान, जिन्हें इतिहास में रावल खुमान के नाम से जाना जाता है। तो इसी क्रम में मैं आपको आगे भी गहलोत परिवार की हिस्ट्री सुनाऊंगा। तो अगर आप